बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ फ़खर रहमान, मेरे साथ सदीक जान और जुल्करनैन इकबाल। और बड़ी अहम हेयरिंग आज प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से। अब मामला मंडे तक चला गया। आज बड़े ज़ोरदार दलाइल और बड़ा ज़बरदस्त मैच था। पीटीवी के 3-4 बंदे भी अपनी नौकरी से गए आज। उन्होंने फुल कोर्ट को फुल कोर्ट लिख दिया। बहरहाल हम तो फुल कोर्ट नहीं कह सकते, है तो वो फुल कोर्ट ही। लोगों की अपनी अपनी आरा है। मुझे यकीन है कि ये कोई मिस्टेक थी जो वो कर बैठे। तो सबसे पहले जुल्करनैन आपकी तरफ आता हूँ। बताइए आज की हेडलाइन, असल असल मुद्दा आज क्या? आप वहाँ पर हर वक्त बैठे लिखते रहते हैं। समीर साहब, खबर ये है कि आज भी स्टे वैकेट नहीं हो सका। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो इमरान खान के ऊपर और कासिम सूरी के ऊपर तनकीद होती थी इस्लामिक टच की, तो वो आज काजी साहब ने भी देने की कोशिश की। उसके बाद वामरासियों ने बड़ी तावीलें पेश की प्रेस रूम में बैठे हुए कि जनाब आइन में लिखा हुआ है कोई कानून भी कुरान और सुन्नत के मुखालिफ नहीं हो सकता, या आप इसको निकाल दें, या जो काजी साहब कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काजी साहब ने बेसिकली उज़ैर भंडारी साहब को ये कहा था कि कुरान पाक में हुक्म है कि मुशावरत से काम करें। नबी करीम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुशावरत से हर फैसला करते थे। तो अगर पार्लियामेंट ने मुझे मुशावरत का कहा है तो इसमें क्या गलत हो गया? इस पर भंडारी साहब ने कहा कि जी मैं वो इस्लामिक हवालों का तो बात नहीं करता, अलबत्ता आप आइन के पाबंद हैं, आइन के ताबे हैं, और आइन में के तहत पार्लियामेंट इस तरह का आपको नहीं कह सकती थी। अब अपने तौर पर मशवरा चाहे 17 जजी से कर लें, उसमें मसला नहीं है। अब जब वो पूरी मुशावरत के ऊपर उन्होंने हदीस का भी हवाला दे दिया और कानून का भी कुरान पाक का भी दे दिया और कहा कि मैं कुरान से रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ इस केस में मुशावरत के हवाले से, अपना उन्होंने माइंड एक्सप्रेस कर दिया। साथ ही फिर बात हुई कि जी क्योंकि 4 से ऊपर का टाइम हो गया और अभी तक तो 2 ही पटिशनर्स का हम सुन सके हैं, आगे केस चल नहीं पाएगा, आज मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो उन्होंने कहा जी मैं अब साथियों से मुशावरत ये कर रहा हूँ कि क्यों ना हम जुमे को इस केस को रख लें। तो जब वो जुमा ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके थे अपनी तरफ से, तो जस्टिस मुसर्रत इलाही साहिबा ने सारे इस्लामिक टच के गुब्बारे से फूंक निकाल दी। उन्होंने कहा कि जुम्मे को तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर बात आई कि जी चलें जुम्मा फाइनल कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार वो आप मुशावरत का कह रहे थे तो हमसे भी तो मुशावरत करें ना। तो वो जो मुशावरत उन्होंने करनी थी वो मुशावरत मुसर्रत इलाही साहिबा ने कहा जी आपको मैं याद दिलाऊँ वो करें, और जुम्मे को समात नहीं हो सकती, क्योंकि जुम्मे को उमन जो जजेस हैं जिनका ताल्लुक दूसरे शहरों से है, खासकर जो करीब रहते हैं वो चले जाते हैं अपना काम करने के बाद। आयशा साहबा भी हैं तो वो फिर अच्छा है मंडे को आयशा ने भी हम आवाज होके यही अच्छा आज इंटरेस्टिंगली पूछा गया कि जी क्या ऐसा मामला है कि क्यों नहीं राइट ऑफ अपील दिया जा सकता 184(3) में, और बार बार जस्टिस अतहर मिनरला साहब कहते हैं जी एक्सेस टू जस्टिस के इंसाफ तक रसाई के लिए अपील का हक दिया गया है। उस पर उज़ैर भंडारी साहब ने रिसेंटली हवाला दिया जो सुप्रीम कोर्ट था ये रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट उसका। उन्होंने कहा उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुका है, ये तय कर चुका है कि जो नॉर्मल लेजिस्लेशन है यानी कानून साजी है उसके ज़रिए बिल के ज़रिए आप आर्टिकल 184(3) में अपील का राइट नहीं दे सकते। जस्टिस मुसर्रत इलाही साहिबा आज थोड़ा बोली है, लेकिन उन्होंने पहले की तरह इंतहाई सुथरा और पर्टिनेंट क्वेश्चन किया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ये कानून है ये दरअसल आइन को गैर आइनी तरीके से अमेंड किया गया है, तरमीम की गई आइन के अंदर, और वो भी गैर आइनी तरीके से की गई है। जैसे आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि फुल कोर्ट का रास्ता और लार्जर बेंचेस का रास्ता तो इस कानून के ज़रिए ब्लॉक कर दिया गया है पार्लियामान की जानिब से। तो क्या अगर 17 जज बैठे तो राइट ऑफ अपील नहीं होगा? इस केस में अगर कानून बरकरार रहता है तो अपील कौन सुनेगा जिनकी पटिशनें खारिज होंगी? तो उस पर काजी साहब ने कहा कि जब फुल 17 जजों ने अगर बैठ के गलती करनी है तो इसका मतलब है अपील का हक तो वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए। फिर आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि, और उन्होंने ये कहा कि जो रूल्स आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 191 अपने खुद बनाए हैं, उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ को क्या रिडंडेंट कर देंगे आप जब कानून के ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को आप नहीं मान रहे? तो फिर आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि इसी लॉ को अगर आप मान रहे हैं तो फिर आप क्या अपील का राइट रिडंडेंट करना चाह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट चाहेगी 2-3 जज बैठ के फैसला कर दें कि किस केस में राइट ऑफ अपील देना है किस में नहीं देना? तो आज भी काफ़ी नोक झोंक रही है जजेस के दरमियान आपस में कि काजी साहब को यहाँ तक खुद कहना पड़ गया कि आपस में तो हम एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग करते ही रहेंगे और अपनी जो बात है वो राय जजमेंट के जरिए दे देंगे। वकील साहब आप बोलें 2-3 मरतबा जब जिस तरह काजी साहब की आदत है वो एक जो ऑब्जेक्टिव हम करते होते थे ना एग्जाम्स में उस तरह का देने की, यस करें नो करें ये बताएं वो बताएं, आप उस पर नहीं आ रहे। तो भंडारी साहब ने कहा जी अब मुझे अगर 2 दिन, उन्होंने कहा जी मैंने 2 समातों में आपको सुना है तो अगर मुझे दलाइल के लिए बुला ली तो काइंडली मुझे भी अब सुन लें।
तो 2 दफ़ा उनको इस तरह की बात अच्छा, कहनी पड़ी। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ आज फिर हमें नज़र आ रही थी बार बार के वकील को बात पूरी करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जजेस इतना ज़्यादा, वो जो आपने मेंशन किया आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग, और ऐसा लग रहा था कि आर्गूमेंट जजेस के बीच में हो रहा है। और जो मुद्दा मुझे समझ में आया, फ़खर रहमान अगर आप इस पर बोल सकें, कि जो जजेस इस बिल के हवाले से जिनकी राय मुख्तलिफ है काजी फाइज़ा साहब से, उनका ये ख्याल है, वो ये कह रहे हैं कि आइन के मामलात में तब्दीली आइनी तरमीम के ज़रिए हो सकती है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ज़रिए आप ये काम नहीं कर सकते। और अगर कोई अच्छा, क्योंकि एक सवाल ये भी हुआ अतर मिनुल्लाह साहब ने किया कि अगर कोई अच्छा काम जो है अच्छी नीयत से करने वाला काम अगर कर दिया जाए और वो प्रोसीजर के मुताबिक वो ना हो तो फिर उसकी क्या, तो इस पर बड़ा वाज़े एक हमें वो तफरीक नज़र आई है। सब इसमें एक चीज़ ऐड करूँ फ़खर साहब से माजरत के साथ। जी जी। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जी बड़ी जो अच्छा नीयत से बनाया गया कानून, मिसाल दें दुनिया में कहीं किसी अदालत ने कलअदम करार दिया हो। भंडारी साहब ने कहा जी इंडिया ने रिसेंटली करार दिया, वो भी अदलिया की आज़ादी के टच स्टोन के ऊपर उन्होंने कलअदम करार दे दिया। कानून बग़ैर बहुत अच्छा था, तरीकाकार गलत था, अदलिया की इंडिपेंडेंस को मुतासर कर रहा था, कर दी, उसको उड़ा दिया इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही फिर अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जी वो फिर मामला सियासी जो नैब केस में आता था कि आपकी तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने असम्बली के अंदर क्यों नहीं मुखालफत की। काजी साहब ने भी ये बात की कि जो उनका तो वहाँ करने का काम था वो यहाँ क्यों आ गए। उज़ैर भंडारी साहब ने कहा जी मैं किसी भी जो पॉलिटिकल फैसला है ना उसका मैं दिफा नहीं करूँगा, क्योंकि वो सियासी फैसला सियासी जो लोग हैं उन्होंने किया था। इन्होंने कहा नहीं, आप क्योंकि सियासी जमात के वकील हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि वहाँ मुखालफत क्यों नहीं की, या कल को आपकी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाए तो पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, उस पर एतमाद नहीं कर रहे। भंडारी साहब ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का इस केस की हद तक वकील हूँ, मैं उनके किसी भी इकदाम का जवाबदेह नहीं हूँ जो उन्होंने सियासी तौर पे किया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब तहरीक इंसाफ अगर इस तरह जज साहब कह रहे हैं कि दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है, अगर आई तो यकीनन इससे बहुत अच्छा कानून बनाएगी अदलिया के हवाले से, और प्रॉपर आइनी तरीके के साथ बनाएगी, इस अंदाज में नहीं बनाएगी। ठीक जी फ़खर। देखें, जब हमने पहला प्रोग्राम किया था इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से, उसमें 2 चीज़ें मैंने ये आपसे कही थी कि हमने देखना होगा कि जुडिशल प्रोप्राइटी का कितना ख्याल रखा जा रहा है और कोई पॉलिटिकल इंक्लाइनमेंट तो सामने नहीं आ रही है। आज जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से एक रिमार्क सामने आए और उन्होंने कहा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नहल किया गया, और इसमें जो राइट ऑफ अपील के ऊपर वो काफ़ी अपने जो उनकी रिमार्क्स है उससे ये बात सामने आई कि वो इसके काफ़ी सपोर्टिव हैं। लेकिन एक मौके पे तो तड़प गए थे, कह रहे थे कि जो पिटीशन में जिसका नाम नहीं आप उनका नाम क्यों लेते हैं। हाँ। बिल्कुल जिक्र न करें, बिल्कुल एक बड़ी बड़ी शदीद किस्म की तड़पाहट मैंने देखी। बिल्कुल वो मैंने आपको बताया ना कि जिस तरफ वो हेयरिंग को ले जाना चाह रहे थे, या जिस तरफ वो चाह रहे थे कि सामने जो उज़ैर भंडारी साहब जो थे वो उसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि उज़ैर भंडारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें जो थी वो आज वाज़ेह हो गई। भंडारी साहब ने उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी जहाँ तक आपकी मुशावरत का ताल्लुक है तो उसके लिए आपको कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने तौर पे भी कर सकते हैं, 2 से करें, 3 से करें, फुल कोर्ट से करें, जैसे भी आपने करना है। इस मौके के ऊपर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने उसको दरिया को, जिसको हम कहते हैं कूज़े में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि राइट ऑफ अपील के लिए 184(3) या कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 अक्सरियत से आपको अमेंडमेंट करनी होगी, तभी ये राइट जो है ना वो हो सकता है। और इस केस में तो इस तरह का मामला हुआ नहीं है, इसलिए ये सस्टेनेबल नहीं है। तो सारा मुकदमा ये है। अब अगर आप उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को आप देखें तो उसमें एक तरफ तो चीफ जस्टिस की मुशावरत का मामला आ रहा है, और फिर आगे जाकर अपील, राइट ऑफ अपील, ये जरा पढ़ें जो आपने मुझे सुनाया, लोगों को पता चल सके कि ये सारा रौला है क्या। ये देखें का मामला है जो ये असल ये आप देखें, इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सेक्शन 5 है और ये इसका टाइटल है अपील, और ये सेक्शन 1 है। एन अपील शैल लाई विद इन 30 days फ्राम एन ऑर्डर ऑफ ए बेंच of the Supreme Court who exercise jurisdiction under clause 3 of article 184(3). अब ये 184(3) में आपको पता है कि जो फैसला आया था वो पनामा केस का आया था of the Supreme Court, और and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days, यानी 14 दिन के अंदर
अंदर इस अपील को आपने समाअत के लिए मुकर्रर करना है। इसके बाद ये इसका जो इतलाक़ है वो माजी से है और ये सेक्शन इसका 2 है, सब सेक्शन 2 है। द राइट ऑफ अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल आल्सो बी अवेलेबल टू एन एग्रीड पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under clause 3 of article 184(3) of the constitution prior to the commencement of this act। अब एक तरफ यानी माजी में जिसके खिलाफ भी हो चुका है वो ये 14 दिन के अंदर अंदर जब ये फैसला आ जाएगा ये अभी मौजूदा बेंच का, अगर ये बहाल होता है 30 तो दिन वो के अंदर अंदर अपील 14 दिन के अंदर, अपील 30 दिन के अंदर और मुकदमे की समाअत 14 दिन के अंदर। तो इसका मतलब है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब जहांगीर तरीन साहब इनका मुकदमा आ सकता है और फिर समाअत को आपको पता है फिर मलिक रियाज साहब कहते हैं पहिए लग जाते हैं नीचे। तो बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है, जो एक तरफ है 2/3 की मेजॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर पार्लियामेंट इस तरह रेगुलेट करेगी कि जी एक चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 2 के साथ बैठ के वो करेगा, ये क्लियरली एक ऐसी चीज़ है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशरी के अंदर हमने जिस तरह से देखा है कि काजी फाइज़ साहब जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो किस किस्म की खतो किताबत वो कर रहे थे और जो बेंचेस टूट रहे थे बन रहे थे, टूट रहे थे बन रहे थे और किस तरह सारे मामलात थे, ये हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया तौर तरीका देखा जिसको हम कहेंगे कि ये बागी जुडिशलिज्म था, ये बागी एक्टिविज़म था। इसको अगर आप इस तनाजुर में देखें तो ये एक ऐसा पंडोरा बक्स है, अगर आज ये खुल गया तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। अच्छा सदीक जान, बार बार आज एक फ़िक्रा सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा था, बात कही जा रही थी कि ये जो कुछ है ये मार्शल का रास्ता रोक देगी और ये किसी ताले आज़मा को नहीं आने देगी। मुझे ये समझ नहीं आई, अगर अपील का राइट दे दें और 3 बंदे जो हैं वो फैसला कर लें बेंच किसने बनाना है, तो उससे अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशल कोई एक्टिविटी होनी है तो उसमें रुकावट कैसे है? आर्टिकल 6 आइन में मौजूद है कि अगर कोई आइन को तोड़ेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। और अब तक कितनी दफ़ा आइन टूट चुका है। अभी भी आप देखें 90 दिन में इलेक्शन करवाने की बात थी, कोई 90 दिन की इलेक्शन की बात नहीं हो रही और वो कहते हैं हम आइन को बचाएंगे हर हालत में। तो ये कौम को गुमराह करने वाली बात नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आई। मैं तो यकीन करें मैं आ गया उठ के, मुझे तो इस सारी गुफ्तगू की समझ नहीं आई। लेकिन समीर साहब एक तो दुरुस्त कहा जुल्करनैन साहब ने कि आज काजी साहब को अक्सरियत 12 लाख पर नहीं मिली, वरना वो कम अज़ कम ये कहते हैं कि यार मैं फ़िलहाल हम जो स्टे है वो विकेट कर रहे हैं और स्टे वापस ले रहे हैं और हम इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर रहे हैं, चलें अभी इसकी इस चिक के ऊपर कर रहे हैं मुशावरत वाली के ऊपर। और क्योंकि इससे अब मसला ये होगा कि काजी साहब ने बड़ा सख्त एक मौक़िफ़ ले लिया हुआ है और वो मौक़िफ़ ये है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं कर लूँगा तो मैं कोई 184 का केस नहीं लगाऊंगा। तो अब अगले मंडे तक तो कोई केस नहीं आ सकता। उसकी वजह यह है कि अब इलेक्शन का मामला हो, दीगर जो इस वक्त आइन की अमल दरामद के वाले से चीज़ें, वो तो अब लगता यही है कि वो केस कोई भी नहीं लगेगा। अच्छा, जो शिक पड़ी सेक्शन जो पढ़ा फ़खर साहब ने वही असल है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ गाजी फैसल साहब से क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मियाँ साहब कहते हैं कि अगर मैं नीचे जाऊँगा ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लंबा खाता है, वो कहते हैं कि जनाब ऐसे करें कि जब ये कानून पर अमल दरामद शुरू होगा 30 दिन के अंदर अंदर हम अपील दायर करेंगे। 30 दिन का क्या, जिस दिन ये फैसला होगा 3 दिन के अंदर, क्योंकि अपील तो तैयार पड़ी है उनकी, अपील दायर करेंगे 14 दिन में उस बात के लिए मुकर्रर होनी है। 5 जुलाई में वो बेंच था, 7 जजेस बैठ जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ का ये ख्याल है, नून लीग का ये ख्याल है कि वो जजेस बैठकर, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, 1000% कॉन्फिडेंट हैं कि वो जजेस पनामा का फैसला ही वापस ले लेंगे। अब जब पनामा का फैसला वापस होगा तो क्या होगा? तायात नायली ख़त्म, मियाँ नवाज शरीफ की जो नीचे ट्रायल कोर्ट को रेफरेंसेस गए थे वो ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। मियाँ साहब बिल्कुल उसी तरह से पवित्र हो जाएंगे जैसे कोई मुसलमान हज करता है ना और उसके गुनाह धुल जाते हैं और वे एक बच्चे की मानद है, तो मियाँ साहब भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह साफ सुथरे कानूनी हर तरह की आलाइशों से पाक होके फिर आएंगे 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका ख्याल है कि इससे उन्हें लगता है कि ये आसान रास्ता है। अच्छा, उनका एक और भी ख्याल है, उनका यह है कि क्योंकि अब ना वो भी कश्मकश में है और मुझे नहीं समझ आती कि ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनका तजिया है, उनका तबसरा है, उनकी राय है या उनकी इन्फॉर्मेशन है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखें सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच के सामने केस लगा था पनामा वाला,
जो कि जमात इस्लामी की पिटीशन थी कि बाकी लोगों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए, उसको पेंडिंग रख लिया था सरदार तारिक मसूद साहब ने। नून लीग का ख्याल ये भी है, पता नहीं ख्याल है या इन्फॉर्मेशन है, राय है, पता नहीं क्या है, वो ये कहते हैं कि हो सकता है सरदार तारिक मसूद साहब ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को भेज दें, और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला काजी साहब की अक्सरियत नहीं होती और काजी साहब इसमें उनको शिकस्त हो जाती है कानूनी तौर पर कि वो उनके वकीलियत में आ जाते हैं और अक्सरियत कहती है कि नहीं ये गलत है, फिर वो कहते हैं कि दूसरा रास्ता ये है कि सरदार तारिक मसूद साहब ने इसलिए वो पेंडिंग रखा हुआ है, ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि सरदार तारिक मसूद साहब ने इसलिए पेंडिंग रखा हुआ, फिर सरदार तारिक मसूद साहब वो मामला भेजेंगे चीफ जस्टिस को कि मेरा ख्याल है कि ये इस मामले को दोबारा देखना चाहिए। फिर काजी साहब इस तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मौके पर कोई केस ऐसा आता है सुप्रीम कोर्ट समझती है कि उनका पहला फैसला दुरुस्त नहीं था तो वो दोबारा उसको लगा के और उसको वो रिविजिट कर सकते हैं। तो नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जितनी तेजी में नून लीग है उतनी तेजी में मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी मामला यही है कि काजी साहब अब इलेक्शन वाला मामला हो, ये सारे मामला हों यानी। और समी साहब आखिर में एक बात और कह दूं, देखें उमरदा बंदियाल साहब पे तनकीद ये थी, अटैक ये किए जाते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट क्यों सुना। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि पहले इलेक्शन वाला मामला हाई कोर्ट को सुनना चाहिए था, यही कहा था उन्होंने। आपको पता है कल 2 केस लगे हुए थे हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में 90 दिन में इलेक्शन के वजह से 2 केस, एक केस का नहीं पता मुझे, लेकिन दूसरे केस की जज साहब ने तारीख डाली 19 अक्टूबर। अब मुझे बताएं समी साहब कि 90 दिन में इलेक्शन का मामला है, 2 अक्टूबर को जज साहब केस लगा रहे हैं और 2 के बाद 19 लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट बात वही है। जुल्करनैन, ये इसी इशू को मैं थोड़ा सा एजिटेट करता हूँ, ज़रा बढ़ाता हूँ इसको आपसे। मैं ये सवाल है, क्या आइन सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से ही अगर फैसला आएगा तो उस पर अमल दरामद होगा? 90 दिन का इलेक्शन, 2 KPK और पंजाब में हुकूमतें एक्सीड कर चुकी हैं मैंडेट से। मरकज़ में जो हुकूमत है वो कंटिन्यूएशन है PDM की, उसमें वो लोग शामिल हैं जो पिछली हुकूमत में जो शरीफ ख़ानदान के ख़ास लोग हैं। तो ये किस आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं? और जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है लोगों के साथ, जो पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा दलेराना काम किया, उनके चीफ जस्टिस ने IG को और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि क्या हमारे अहकामात के बार अहकामात के बावजूद आप गिरफ्तारियां करते हैं? तो ये चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आ रहा। ये किस किस्म का ये सिलेक्टिव सा एक मामला है। और मुझे तो लगता है कि ये एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि ये बराह रास्त चीज़ें आ रही हैं सामने और जजेस के सवाल, और तो हर बंदा खुद ब खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। लोगों को अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं, वो समझते हैं, देख रहे हैं सब कुछ। बिल्कुल समीर साहब, असल फड्डा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये था जो बंदियाल साहब के दौर में था। अब तो वो इशू वैसे ही रिजॉल्व हो चुका है कि 3 मेंबर कमेटी बनाए जिसमें 2-1 से सारे फैसले हों और बंदियाल साहब अक़लियत में रहें। अब मामला ये है कि अब काजी साहब खुद आ चुके हैं, वो मुशावरत करके, उनको मसला ही मुशावरत का था, हर बेंच को मुशावरत से बना रहे हैं। तो 184(3) में मुशावरत से क्यों नहीं बेंच बना लेते? कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला जो भी हो, अगर हक में भी आ जाता है और कानून बरकरार रहता है, तब भी तो ऐसी 3 रुकनी कमेटी नहीं बेंच बनाने, 5 बेंच बनाते जो उसमें लिखा हुआ 184(3) का। एक सिंपल सी बात है, मुझे जरा थोड़ा सा ये, क्योंकि आज बड़ी बहस होती रही, सिंपल सी बात है, आइन में अगर चीज़ें तब्दील करनी है तो उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए। तो ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, और जिसको ये बार बार कह रहे हैं पार्लियामान, वो पार्लियामेंट थी जिसमें चंद लोटे बैठे हुए थे, राजा रियाज जहां पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था, किसी कमेटी में कोई चीज़ गई कोई नहीं। एक दिन में 34 एक्ट इन्होंने पास किए, पर्सन स्पेसिफिक है हर शय, सारा कुछ नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट देने के लिए किया। और ये जजेस जो हैं, मतलब ये जो सारा मामला जो चल रहा है अदालत का, इसमें बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने बड़ी अहम एक ऑब्जर्वेशन दी थी आज। उन्होंने कहा था कि अभी तक हमारे सामने वो रिपोर्ट नहीं आई जिसकी बुनियाद पर एक कानून साजी की गई है। उनका हवाला था वो 1 मार्च वाले ऑर्डर की जानिब, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ही इंतखाबात के वाले से 100 मोटो लिया और इलेक्शन पंजाब में और KP में कराने की बात की, साथ ही ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आ गया और अदालत के ऊपर अटैक शुरू हो गए। वो इस तरफ ला रहे थे कि वो जब तक सामने नहीं आएगी हमें हालात का कैसे पता चलेगा कि कानून साजी कैसे हुई, कानून साजी पार्लियामेंट की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। हाँ जी, इसको एकदम से गोली करा दी गई। और जब वकील ने भी ये कहा, हसन इरफान उस वक्त दलाइल दे रहे थे, बड़े जबरदस्त दलाइल दिया आज उन्होंने, वैसे वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी वो तो अदालत मंगवा सकती है जो पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड है,
उस पर काजी साहब ने कहा जी उसको छोड़ दें, वो आपका काम था वहाँ जाके दरखास्त देते, आपने खुद नहीं दी तो हमें ना कहें, ये ना करें, वो ना करें। बात को गोल कर दिया गया कि पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड आ जाएगा तो पता चल जाएगा कितनी स्पीड से ये काम हुआ था। ना कोई डिबेट हुई, ना कुछ हुई, पीटीआई वहाँ होती भी तो कुछ अच्छा, एक और बात फखर, आपने बड़ा तजुर्बा है आपको, ये जजेस जब सवाल करते हैं, एक करता है फिर दूसरा करता है, फिर बम्बार्डमेंट कर देते हैं बिल्कुल वकील का। मैं देख रहा था वो हसन साहब जो थे बेचारे, वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जवाब नहीं ले रहे हैं। फिर भंडारी साहब का भी यही मामला था, कहा एक दो दफा चीफ जस्टिस साहब ने सॉरी अच्छा आप बात करें। ये क्या मतलब इस लेवल पर भी पेशेंस नहीं है कि आप अगर सवाल करते हैं तो दूसरे का जवाब पूरा सुन लें? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप किसी भी केस में वकील को आर्गूमेंट पेश करने से इस तरह से उसकी रुकावट खड़ी करेंगे, तो वकील ने तो वो आर्गूमेंट पेश करना है जिसको सामने रख के जज ने फैसला करना होता है। अब जज साहब जब इतनी बम्बार्डमेंट कर देंगे, जैसे कि 17 सितंबर को हुआ था और साहब पूरी कौम ने देखा था, लाइव ट्रांसमिशन थी, इसी तरह से आज भी हो रहा था कि जब मैं वकील के ऊपर इधर से भी सवालात आ रहे हैं, इधर से भी सवालात आ रहे हैं, तो वो कोई रोबोटिक चीज़ तो है नहीं कि यकदम जो है ना उसका दिमाग उसी सोच में चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि अवामुन नास के फ़ायदे की बात में जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट करती है। अब देखें यहाँ पे आम इंतखाबात, जिस तरह आप भी कह रहे थे, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन ले। अब चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी कहा और आज भी कहा कि मैं तो अदालती फैसलों को नहीं, आज सुबह कहा कि आज शाम को फैसला कर देंगे। हाँ। फिर उसके बाद अब फिर मंडे को। इसका मतलब है कि ये जो इतने अहम मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट बार की एप्लीकेशन है, दूसरे जिसमें इलेक्शन का मामला है, वो तो मुझे लगता है काजी फायज साहब उससे नजरें मिलाने से शर्मा रहे हैं। अभी आज एमपीएम के भी लोग आ गए, कोई पिटिशनर बन के आ गया है, और फिर नून लीग के भी कोई कह रहे थे जी इनको अदालत ने नोटिस करके बुलाया था इन सारों को। यार एक सवाल है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पब्लिक के सामने भी इसको रखते हैं कि मामला इस अंदाज में है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया सेक्शन 5, जिसका हवाला भी सब सेक्शन 2 का फखर साहब ने दिया था, इसके ऊपर जो कह लें कि जो वो जजेस जो इस कानून के प्रो हैं, ये इसके हामी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने लास्ट हियरिंग पे कहा था 1975 में पहला केस 184(3) में हुआ था, तब से लेके अब तक का सारी अपीलों में अगर आ गए तो हमारा तो ऐसा एक सैलाब आ जाएगा केसेस का कि जो 50,000 पेंडिंग है, 50,000 खाली 184(3) का आ जाएगा। तो उसमें लिख दें सिर्फ नवाज शरीफ को ये सहूलत हम देंगे और किसी को नहीं देंगे। क्या नहीं, अगर इन केस ऐसे होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के, ये सदीक की बात जो है ना जी, वो गलत नहीं है। सीधा इतना शर्माने की क्या बात है? लोगों को भी इसमें शर्माने वाली, वो हमारे सराइकी में भी कहते हैं कि शरय का कौन सा शर्म है, ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या है? नहीं, मेरी सवाल पूरा होने दें। आप भी वो एक जज साहब की तरह बीच में इंटरप्ट कर लेते हैं। मुझे अपना आप जस्टिस मुनीब यार वहाँ से आए हैं तो असर तो हुआ है ना। मुझे इस टाइम अपना आप जस्टिस मुनीब अख्तर फील हो रहा है कि जिसका सवाल भी पूरा नहीं होने दिया जाता। अच्छा खैर, अगर इस मामले की इस हद तक मामला जाता है कि अक्सरियत ये कह देती है कि चलें कानून तो बरकरार रहेगा, मुशावरत ठीक है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता इसको, क्योंकि जो जजमेंट्स तय हो चुकी हैं, जो जजमेंट्स फाइनलिटी अटेन कर चुकी हैं, इम्प्लीमेंट है, वो मतलब ये है कि जिस काम के लिए ये सारा फसाना जिसके लिए गढ़ा गया, यानी वो नवाज शरीफ साहब को देने के लिए सब कुछ किया, उस वो जो ग्रुप ऑफ थग्स जो बैठा हुआ था पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, अगर देने वालों ने फैसला कर लिया कि नहीं देना, अगर देने वालों ने फैसला कर लिया कि नहीं देना, ये मुझे लगता नहीं है। सही बात की है। अच्छा, अगर देने वाला वो तो फिर अब आजकल तो मामला मुझे ये मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे। ये सदीक जान, फखर रहमान और इस बात को यहाँ ब्रेक लगाएं और नाज़रीन को भी कहते हैं ये वाला क्लिप सेव करके रख लें, आखिरी जो मेरी बात है इस पे अगली वीडियो में कल इस पे ना तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।